गांव की तंग गलियों में हमेशा से यही रिवाज था कि किसी न किसी चौखट पर बैठकर बातें बनाई जाए और उन बातों में मसाला इतना डाल दिया जाए कि सुनने वाले को सच या झूठ का फर्क ही समझ ना आए। झनक भले ही कोलकाता में चली गई थी, लेकिन उसका नाम अब भी गाँव की ही हवा में तैरता रहता। कोई कहता मुखिया जी की पाली हुई बेटी में बड़े शहर में जाकर क्या बनकर आएगी। तो कोई तंज कसता की लड़कियों को इतना खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। मगर कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि उसने अपने सपनों को चुना और यही सबसे यही किया और यही सबसे सही किया। झनक की नई जिंदगी की शुरुआत कोलकाता से हुई है। हॉस्टल की खिड़की से सुबह का नज़ारा उसे हर दिन याद दिलाता है। उसने गांव की सीमित दुनिया से निकलकर एक अलग रास्ता चुना है। कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग था। वहीं उसकी मुलाकात आर्यन से हुई, एक हंसमुख और मजाकिया लड़का जो हर वक्त झनक को हंसाने की कोशिश करता है। कैंटीन में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए आर्यन ने एक दिन कहा, झनक तू गांव की होकर भी इतनी तेज तर्रार है यार। झनक मुस्कुराई और बोली, हाँ, गांव की मिट्टी में ही ताकत है। आर्यन की बातें झनक को हल्की फुल्की हंसी देती थी, लेकिन रात के समय जब हॉस्टल का माहौल शांत हो जाता था तो उसकी आंखों में गाँव की यादें तैर जाती। माँ की हंसी, नदी किनारे ऋषि के साथ बिताए पल और वह मेला जहाँ से उसकी कहानी बदल गई थी। ऋषि की बात आते ही उसके मन में हलचल उठती। गांव में सब जानते थे कि ऋषि अब शादीशुदा है। उसकी शादी अदिति से हो चुकी थी। बारात में ढोल नगाड़े बजे थे, मिठाइयाँ बटी थी और हर घर ने शादी की बातों को गुनगुनाया था। अदिति शादी के बाद कुछ दिन गांव में ही रुकी थी। वह ऋषि की पत्नी थी, लेकिन उसे अपने पति की आंखों में एक अजीब सी उदासी खटक रही थी। एक रात जब दोनों छत पर बैठे तारे गिन रहे थे, अदिति ने सीधे पूछा, ऋषि तू खुश क्यों नहीं है? ऋषि ने सिर झटकते हुए कहा, क्या बात कर रही हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखें अदिति को धोखा नहीं दे पा रही थी। उनमें कहीं न कहीं एक अधूरापन और छुपा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि अचानक एक दिन चौपाल पर हंगामा मच गया। दादा भाई जो पिछले हार्ट अटैक से किसी तरह बच गए थे, फिर से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें अब तनाव से दूर रहना होगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। ये खबर झनक तक भी पहुंची। उसका दोस्त और गांव का भरोसेमंद लड़का पार्षद ने उसे फोन कर कहा, झनक, दादा भाई की तबीयत फिर से खराब हो गई है, तू आ सकती है? उस समय झनक कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के बीच बैठी थी। उसके हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे एग्जाम हैं। दिल और दिमाग में टकराव होने लगा। वह सोच रही थी कि गांव पहुंची तो क्या ऋषि से मुलाकात होगी? आखिरकार वह अब शादीशुदा था। खुद से कहती कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दिल को कौन समझाता है। आखिरकार उसने गांव आने का फैसला लिया और गांव पहुंचते ही माहौल तनाव से भरा था। मुखिया जी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी तू आ गई। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। झनक बिना समय गंवाए सीधे अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर उसकी नजर इसी पर पड़ी। पुलिस की वर्दी में खड़ा हुआ गंभीर चेहरा उसे देखकर ठिठक गया। झनक तू? ऋषि ने हैरानी से कहा। झनक ने नजरें चुरा ली और बोली, दादा भाई के लिए आई हूँ। अदिति भी वहीं थी। उसका लहजा तीखा था। हाँ, क्यों नहीं, हर बार यहाँ यही किसी बहाने आ जाती है ये। झनक ने शांति से कहा, मैं सिर्फ परिवार के लिए आई हूँ। अदिति की आंखों में जलन साफ थी और कॉरिडोर में तनाव की परेशानी तैर रही थी। ऋषि दोनों के बीच फंसा सा खड़ा रहा। उसने अदिति से कहा, झनक सिर्फ दादा भाई को आई है। लेकिन अदिति ने फिर से तंज कसा। हाँ, तभी तो हर बार वह सामने आ जाती है। झनक के बिना कुछ कहे दादा भाई के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां नूतन बैठी थी, आंखों में आंसू। उसने झनक को देखते ही कहा, तू आ गई बेटी, दादा भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। झनक ने दादा भाई का हाथ थामा और बोली, आप ठीक हो जाइए, मैं वापस आ गई हूँ। दादा भाई ने कमजोर मुस्कान दी और धीमे स्वर में कहा, बेटी तू अपने सपनों को मत छोड़ना। कमरे से बाहर निकली तो ऋषि वहीं इंतजार कर रहा था। उसने झनक की ओर देखा और बोला, झनक सॉरी, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। झनक ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, ऋषि अब यह सब छोड़, तू अपनी जिंदगी में खुश रह। ऋषि की आंखों में कुछ और ही भाव थे, शायद पछतावा, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले अदिति वहां आ गई और बात अधूरी रह गई। गाँव में झनक के लौटने की खबर आग की तरह फैल गई। चाचा ने चाची को बताया। किसी ने कहा कि झनक ऋषि जरूर
जनक जरूर ऋषि से मिलने आई है। दूसरी ने जोड़ा, अरे अब तो ऋषि की शादी हो गई है, फिर भी यह लड़की पीछे पड़ी है। कनका जो गांव की गॉसिप क्वीन मानी जाती थी, उसने तो हद ही कर दी। वह बोली, मैंने तो सुना है कि जनक कोलकाता में किसी लड़के के साथ घूमती है और अब यहाँ भी चाले चलने आई है। पार्षद ने यह सुना तो उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से से कहा, कनका चाची, तुम्हारी ये जबान बंद करो। जनक हमारे लिए बहन है। मगर कनका जैसी औरत कहाँ रुकने वाली थी। उसने सीधे मुखिया जी तक ये बात पहुंचा दी। मुखिया जी, आपकी बेटी गांव की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। यह सुनकर मुखिया जी गुस्से में घर लौटे। उनके चेहरे पर वही सवाल तैर रहा था जिसे गांव की हर जुबान बार बार दोहरा रही थी। गांव की चौखट पर खड़े होकर मुखिया जी ने गुस्से से आवाज़ लगाई, जनक, यह क्या सुन रहा हूँ। उनकी आंखों में संदेह और नाराज़गी दोनों थे। जनक का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, लोग झूठ बोलते हैं। मैं तो दादा भाई के लिए आई हूँ। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, मानो दिल का बोझ बाहर निकल आया हो। तभी दरवाज़ा खुला और भीतर आया अनिरुद्ध, जनक का बचपन का दोस्त। उसने तुरंत मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, जनक सही कह रही है, लोग तो बस गप्पे उड़ाते हैं। सच्चाई यह है कि जनक का मन साफ है। मुखिया जी चुप रह गए। अनिरुद्ध ने जनक का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। रास्ते में उसने धीरे से कहा, तू इनकी बातों से परेशान मत हो, तेरा सपना बड़ा है, उसी पर फोकस कर। जनक ने सिर झुका दिया और बुदबुदाई, हाँ, लेकिन कभी कभी मन डगमगाने लगता है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, अरे तू जनक है, तेरे अंदर आग है। कोलकाता की जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। कुछ दिनों बाद जनक फिर कोलकाता लौट आई। हॉस्टल की चहल पहल, कॉलेज का नया माहौल और पढ़ाई का दबाव और सब कुछ अलग था। लेकिन धीरे धीरे वह वहाँ की जिंदगी में ढल गई। आर्यन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। वह हर समय जनक का हौसला बढ़ाता और उसके सपनों को और मजबूती देता। एक दिन कॉलेज के फेस्ट में जनक ने डांस परफॉर्मेंस किया। उसने माँ की याद में एक क्लासिकल नंबर चुना। जैसे ही उसकी थिरकन और भावपूर्ण अभिव्यक्ति ने मन को भरा, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। जनक के चेहरे पर चमक थी, लेकिन आंखों में आंसू भी। आर्यन ने उत्साह से कहा, जनक, तू तो कमाल है, ये डांस, ये जुनून, वाह। जनक शर्मा। उस रात हॉस्टल में जनक माँ की याद में अकेली बैठी थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर आर्यन का नाम चमक रहा था। उसने हिचकिचाकर फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, जनक, तूने कभी प्यार के बारे में सोचा है। जनक का दिल धक से रुक गया। उसने धीरे से कहा, क्या मतलब। आर्यन हंस पड़ा, यार मैं तो तुझसे पूछ रहा था, तू मेरे लिए स्पेशल है। जनक एकदम चुप हो गई। पूरी रात वह सो नहीं सकी। गाँव की बातें, ऋषि की यादें और अब आर्यन का इजहार, सब मिलकर उसके मन को उलझा रहे थे। उधर गाँव में कहानी अलग ही करवट ले रही थी। ऋषि की उदासी अदिति से देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उसने गुस्से में जनक को फोन मिलाया, जनक, तू ऋषि से दूर रहे, वह मेरा है। जनक ने शांत स्वर में कहा, अदिति, मैं कोलकाता में हूँ, ऋषि तुम्हारा है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन अदिति का शक और गहरा आ गया। उसने ऋषि पर दबाव बनाया, तू अभी भी जनक के चक्कर में है। ऋषि ने गुस्से में कहा, बस कर अदिति, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लेकिन रात को अकेले में बैठा तो सोचता रहा, क्या मैंने गलती की है। इसी बीच गांव से खबर आई कि दादा भाई की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार हार्ट अटैक गंभीर था। अस्पताल से फ़ोन आया। ऋषि ने घबराकर जनक को फ़ोन लगाया। जनक, प्लीज़ दादा भाई तुझे याद कर रहे हैं। जनक ने अपने एग्जाम छोड़ दिए और तुरंत बस पकड़कर गांव लौट आई। अस्पताल के कमरे में दादा भाई नाजुक हालत में पड़े थे। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, जनक, तू मेरी बेटी जैसी है। जनक फूट कर रो पड़ी। अस्पताल के बाहर अदिति और जनक का सामना हुआ। अदिति ने ताना मारा, हर बार तू ही क्यों। जनक ने दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि ये मेरा परिवार है। ऋषि चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। तभी ये दादा भाई ने सबको कमरे में बुलाया। हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बात कहनी है। जनक, तू अपने सपनों को पूरा कर, और ऋषि, तू अपनी जिंदगी को संभाल। सबकी आंखें नम थी। उस रात ऋषि ने जनक से अकेले में मुलाकात की। उसकी आवाज़ भर्रा गई, जनक, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे पछतावा है। जनक ने आंखें फेर ली। ऋषि, अब बहुत देर हो चुकी है, तू अदिति के साथ खुश रह। ऋषि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहा। कोलकाता लौटने पर आर्यन ने जनक से अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। जनक, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जनक ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके मन में उलझनें खत्म नहीं हुई। कहीं न कहीं अतीत की यादें उसके दिल को कसकती रहीं।
गांव में इस बीच नया तूफान उठा। अदिति और ऋषि की शादी में दरार पड़ गई। अदिति ने गुस्से में कहा, ऋषि तू अभी जनक को नहीं भूला। ऋषि ने सच स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने उसे चाहा था। यह सुनकर अदिति ने तलाक की मांग कर दी। ये सब हैरान रह गए। इधर कोलकाता से खबर आई कि जनक और आर्यन की शादी गांव में ही धूमधाम से होने वाली है। गांव सज गया, चौपाल गूंज उठा। मुखिया जी के चेहरे पर गर्व की झलक थी। नूतन ने आशीर्वाद दिया, जनक तू हमेशा खुश रहे। बारात निकली, ढोल नगाड़ों की आवाज़ से पूरा गांव झूम उठा। शादी के मंडप में जब जनक और आर्यन ने 7 फेरे के लिए तो हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। कोने में खड़ा ऋषि सब देख रहा था। उसकी आंखें नम थी लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, तू जीत गई जनक। भीड़ में कई बार लोगों ने उसका नाम पुकारा, जनक जनक। सच में यह सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि पूरे गाँव की कहानी बन चुकी थी। एक लड़की जिसने सपनों को चुना और रिश्तों को भी संभाल लिया। गाँव की गलियों में उसकी कहानी गूंजती रही। लोग कहते मुखिया जी की पाली हुई बेटी शहर गई थी लेकिन उसने देखा कि ये सपने और संस्कार दोनों साथ चल सकते हैं। ऋषि अकेला रह गया लेकिन उसने भी स्वीकार कर लिया कि यह समय का खेल था। जनक ने अपने सपनों को चुना और परिवार को भी संजोया। यही उसकी असली जीत थी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।